नमस्कार। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। इंदौर डायलॉग में आपका स्वागत। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर देश के वे अखबार, वे मीडिया संस्थान जो निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं, जिन्हें बेबाकी के लिए जाना जाता है, वे अखबार भी क्या गोदीमय हो रहे हैं? क्या वे भी सुर बदल रहे हैं? ऐसा आज देश के एक बड़े दैनिक अखबार ने किया। अंग्रेजी का यह दैनिक सरकार के विरुद्ध अपनी नीतियों के लिए जाना जाता है, अपनी बेबाक टिप्पणियों के लिए लोकप्रिय है। इस अखबार ने आज एक सर्वे प्रकाशित किया है जिसके मुताबिक देश में सबसे पावरफुल लोगों में पहला स्थान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, दूसरा स्थान गृह मंत्री अमित शाह का है और तीसरा स्थान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत जी का है। निश्चित ही प्रधानमंत्री अपने आप में बहुत पावरफुल पद होता है और गृह मंत्री भी बहुत पावरफुल होता है, लेकिन बाकी नाम जिस तरह रखे गए हैं, क्या ये उचित है? तो मैं इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर राकेश अचल जी को। अचल जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार प्रकाश जी। सर, ये बताइए कि जो अखबार अपने आप को बड़ी बेबाकी से खबरें लिखने के लिए जाने जाते हैं, बेबाक संपादकी के लिए जाने जाते हैं, वे जब देश के सबसे पावरफुल लोगों की चर्चा करते हैं, वो अखबार जब चर्चा करता है तो उस अखबार में सत्ता प्रतिष्ठान ही सबसे आगे रहता है। या तो सत्ता प्रतिष्ठान या सत्ता से जुड़े राजनीतिक दल के लोग। उस संगठन को अगर पद से देखा जाए तो राष्ट्रपति का पद नहीं दिखता, लेकिन उसे उद्योगपतियों में मुकेश अंबानी जरूर दिखते हैं, गौतम अडानी जरूर दिखते हैं, और विपक्ष के नेताओं में जरूर है कि अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी का नाम भी वे कहीं ना कहीं लेते हैं। मैं बातचीत आपसे शुरू करना चाहता हूं कि क्या इस तरह के सर्वे प्रकाशित करने का कोई औचित्य होता है? डॉक्टर साहब, ये आपने बहुत गंभीर मुद्दा उठा लिया है। इस देश की पत्रकारिता, जैसा कि हम सब जानते हैं कि सत्ता प्रतिष्ठान विरोधी पत्रकारिता आज़ादी के समय से रही है। उसका चरित्र ही सत्ता प्रतिष्ठान की खामियों को उजागर करना और जनता की आवाज़ को बुलंद करने का रहा है। और इस देश में इंडियन एक्सप्रेस समूह, जिसका आपने नाम लिया, इस सत्ता प्रतिष्ठान विरोधी आवाज़ का मुखिया रहा है, झंडा बरदार रहा है। पिछले 50-60 सालों में हमने लगातार देखा है कि इंडियन एक्सप्रेस ने ये भूमिका बड़े अच्छे ढंग से निभाई, खासतौर पर आपातकाल के दौरान। आपको याद होगा कि आज जो बुलडोजर संस्कृति चल रही है भारतीय जनता पार्टी की अलग अलग प्रदेशों में, ये संस्कृति आपातकाल के दौरान कांग्रेस ने सिर्फ इसलिए बहादुर शाह जफर मार्ग पर बुलडोजर लाके खड़े किए थे कि इंडियन एक्सप्रेस सत्ता प्रतिष्ठान के खिलाफ, आपातकाल के खिलाफ खुलकर बोल रहा था। उसने सत्ता के सुर में सुर नहीं मिलाए थे। लेकिन जी। दुर्भाग्य ये है कि पिछले 7-8 साल में अखबारों का चरित्र बहुत तेजी से बदल गया है। और इस बदलाव में इंडियन एक्सप्रेस जैसे जो प्रतिनिधि अखबार हैं, जो जनता के आवाज़ को बुलंद करने वाले अखबार हैं, वो भी दुर्भाग्य से शामिल हो गए हैं। मुझे नहीं लगता कि अखबार के लिए ऐसी कोई मजबूरी है कि वो ऐसे सर्वेक्षण तैयार करे जिनमें संबंधित व्यक्तियों को, जो कि घोषित तौर पर नंबर 1 पर हैं, उनको जबरन जनता के बीच में ये जाके कहे कि ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3। इस देश में हायरार्की संविधान ने तय की है। इस हायरार्की को कोई अखबार तय नहीं करता। इस हायरार्की को जनता भी तय नहीं कर सकती। हमारे यहाँ नंबर 1 राष्ट्रपति है, नंबर 2 उपराष्ट्रपति है, नंबर 3 प्रधानमंत्री है और नंबर 4 फिर मुख्य न्यायाधीश है, लोकसभा के है, और 26 श्रेणियां हमने ऐसी बना रखी। तो ऐसी आज क्या जरूरत आन पड़ी अखबारों को, खासतौर पर इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबारों को, जिन्होंने कि शुरू से सत्ता प्रतिष्ठान विरोधी स्वरों को अपनी शक्ति दी है। रामनाथ गोयनका जी को कौन भूल जाएगा। अगर उसी अखबार के लोग आज सत्ता के हाँ में हाँ मिला करके गैर जरूरी तथ्यों को सामने रख करके अपने मनमानी कसौटियां बना करके
हमें और आपको और फलां को नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 के स्थान पर बैठाते हैं, तो साफ तौर पर ये लगता है कि या तो अखबार अब बेहद दबाव में है, या अखबार की जो मारक क्षमता थी, जो जनता में उसकी पैठ थी, वो समाप्त हो गई है। और वो जो जैसा आपने शुरू में कहा कि अब असुरक्षित, इतना आतंकित अपने को महसूस कर रहा है कि वो सत्ता की गोद में बैठने के लिए तैयार है और उनकी शर्तों पर बैठने के लिए तैयार है। इस देश में तरह तरह के सर्वेक्षण होते हैं और सर्वेक्षण बाजार का हिस्सा है। आपका जी टेल्कम पाउडर कैसा लग चल रहा है, आपका दंत मंजन कैसा चल रहा है, इसके लिए सर्वेक्षण होते हैं। हाँ चुनाव के सर्वेक्षण पिछले 2 दशकों पहले शुरू हुए। इसके पहले जब तक ये टीवी हमारी दुनिया में नहीं था, हमारे ख्याल से ऐसे सर्वेक्षण नहीं होते थे कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कौन कितनी सीटें लाएगा। तो ये सर्वेक्षण की जो बीमारी है, अब अखबारों ने सत्ता और जनता के बीच में लोगों को प्रतिष्ठित करने के लिए औजार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। ये देश का दुर्भाग्य है। और इससे आप देखिए, अखबार को फायदा हो सकता है, उसको हाँ संरक्षण सत्ता से मिल सकता है, लेकिन लोकतंत्र का जो नुकसान हो रहा है उसको ये अखबार, जिनको की जनता ने अपना माउथ पीस बनाया था। एक जमाने जी में जनता की लड़ाई यही अखबार लड़ते थे। कोई जी दूरदर्शन सरकारी संस्थान था, इसके अलावा कोई साधन ही नहीं था। अगर ये सत्ता प्रतिष्ठान विरोधी अखबार न होते तो लोकतंत्र 75 साल की उम्र को हासिल नहीं कर पाता। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज हम देख रहे हैं कि नंबर 3 पर ऐसे संगठन के लोग बिठा दिए गए सर्वेक्षण के द्वारा, जिन पर तरह तरह की उंगलियां उठाई जा रही हैं, आजादी के पहले से और आज तक उठाई जा रही हैं। तो जी ऐसे लोगों को आप क्यों इनकी प्राण प्रतिष्ठा करना चाहते हैं, ये अखबारों हाँ से पूछा जाने बहुत जरूरी है। नहीं तो आज स्थिति क्या है कि आज अविश्वसनीय हमारी संवैधानिक संस्थाएं हो चुकी, हमारी जी अदालतों के फैसलों पर उंगलियां उठने लगी, हमारे मीडिया को गोदी मीडिया कहा जाने लगा। और अब ले दे के जो 2-4 सत्ता प्रतिष्ठान विरोधी अखबार बचे हैं, वे भी समर्पण की मुद्रा में अगर आ गए, तो इस जी लोकतंत्र का भगवान ही मालिक है। और मुझे तो ये जो खतरा है बहुत गंभीर दिखाई दे रहा है। मैंने जब से ये सर्वेक्षण पढ़ा है, तो एक तरफ तो मुझे हंसी आती है और दूसरी तरफ मैं इस विडंबना पर अपने आप को कोसता हूँ कि इस देश में आखिर हो क्या रहा है, आप कहाँ एक ले जा विचित्र बात है, एक विचित्र बात है कि इस सर्वेक्षण में कहा गया है कि पहले नंबर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरे नंबर पर गृह मंत्री अमित शाह, तीसरे तीसरे नंबर पर संघ प्रमुख और छठे सरसिमरत नंबर पर शाह। भाजपा के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा साहब। लेकिन जी पांचवें नंबर पर मुकेश अंबानी हैं और छठे नंबर पर योगी आदित्यनाथ हैं। सातवें स्थान पर सातवें स्थान पर गौतम अडानी हैं। आठवें स्थान पर अजित डोभाल है। नौवें पर अरविंद केजरीवाल है। लेकिन भारत के प्रधान न्यायाधीश सीजेआई रामन्ना जी वो 12वें स्थान पर है और राजनाथ सिंह जी 13 नंबर पे हैं। तो क्या मुकेश अंबानी, क्या गौतम अडानी राजनाथ सिंह से, भारत के प्रधान न्यायाधीश महोदय से, केंद्रीय वित्त मंत्री से, इनसे ज्यादा पावरफुल हो गए? आपको क्या लगता है? देखिए प्रकाश जी, समस्या यही है, इन्होंने सर्वेक्षण प्रतिष्ठा का नहीं दिया है, इन्होंने हाँ सर्वेक्षण प्राण पावरफुल लोगों का दिया है। हाँ, तो तो क्या निश्चित तौर क्या पर सीजीआई के कम बिल्कुल पावर है? सीजीआई बिल्कुल के कम बिल्कुल, पावर है? आज आज 7 साल में सीजीआई के पावर संविधान में जैसे हैं वैसे हैं, लेकिन हाँ व्यवहारिक तौर पर आप देखेंगे कि ये लोकतंत्र अब अंबानियों और अडानियों की मुट्ठी में आ चुका है। इसलिए इनके सर्वेक्षण में इनको प्रतिष्ठित करने के लिए जो स्थान दिया गया है, वो जी बदनीयती है। उसके लिए इनके पास कोई कसौटी नहीं है। आप ज्यादा पैसा कमा लेंगे, आप सरकार हाँ को मुट्ठी में कर देंगे, दुनिया को मुट्ठी में कर देंगे, तो आप पावरफुल हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल संभव नहीं है। पावरफुल इस देश में सबसे ज्यादा पावरफुल तो जनता है, जो सरकार जी बनाती है, सरकार मिटा देती है। उसका जी इस 100 में कहीं नंबर नहीं है। विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है, भले ही हाँ आज उसकी चुनावी स्थितियां बहुत घटिया स्तर तक चली गई हों, लेकिन कांग्रेस है। कांग्रेस के लोग 27वें नंबर पर और 60वें नंबर पर जाके खड़े हो रहे हैं।
और जी आपका मुख्यमंत्री जो कि ये न केन कैसे भी चुनाव जीत के आया है, वो 6वें नंबर पर खड़ा हुआ है। तो आप इस जी देश में ऐसे सर्वेक्षणों के जरिए जनता के मानस में ये बैठा देना चाहते हैं कि अब लोकतंत्र में शक्ति संपन्नता जो है वो पैसे वालों के पास है, वो उन लोगों के पास है जिनके हाथ में लठ है, जिनके हाथ में भारी संगठन ऐसे हैं जो सत्ता को चारों तरफ से घेर सकते हैं। तो ये जब आप मानस को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये लोकतंत्र से आप घात कर रहे हैं और इससे जी सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है। अन्यथा आप देखेंगे कि आने वाले 3-4 साल में ये परिस्थितियाँ इससे और गई गुजरी हो जाएंगी। आप अपने मन की बात कर नहीं पाएंगे, दूसरे के मन की सुनते रहिए, उसको आप बंद जी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जितने माध्यम हैं उन सब पर हमारा कब्जा है और हम वो आपको जबरन सुनाएंगे। लेकिन आपकी बात करने वाला जब इंडियन एक्सप्रेस जैसा अखबार नहीं बचेगा, तो फिर कौन बचेगा? डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी और राकेश अचल की वॉइस तो इतनी बड़ी है नहीं, पूरे देश को वो सुना नहीं सकते हैं और न ऐसे सर्वेक्षण वो करके दे सकते हैं झूठे सच्चे। अचल साहब, एक बात कहना चाहूंगा, जब से हमने इंदौर डायलॉग शुरू किया है तो कुछ ऐसे विषय भी रहे जब जो सरकार की नीतियों के माफिक नहीं बैठते थे। जब ऐसे कार्यक्रमों में हमने पत्रकारों को आमंत्रित किया तो राजधानी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के ही कई पत्रकार ऐसे हैं जिन्हें बड़ी इज्जत दी जाती है, जो ये माने जाते हैं कि बड़े निष्पक्ष हैं, बेबाक हैं, बेखौफ हैं, अपनी बात बेलौस होकर कहते हैं, हिम्मत से कहते हैं। ऐसे पत्रकारों ने भी उस कार्यक्रम में आने से बहानेबाजी कर दी, जबकि वे पहले कह चुके थे कि हम आपके कार्यक्रम में आना चाहते हैं और जब चाहे तब हमें बुला लो, लेकिन विषय सुनते ही सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। तो मुझे लगता है कि अब ये मीडिया के लोग, जो गोदी मीडिया के लोग, ये बताना चाहते हैं कि हमारे संविधान में जो प्रदत्त है व्यवस्था, राष्ट्रपति सर्वोच्च है, उपराष्ट्रपति द्वितीय स्थान पर है, तृतीय स्थान पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री देश का होता है, लेकिन ये सर्वे बोलता है कि सबसे पावरफुल कोई है तो नंबर 1 प्रधानमंत्री है, नंबर 2 गृह मंत्री और नंबर 3 संघ के प्रमुख हैं, जो आमतौर पर एक पटवारी को भी सस्पेंड नहीं कर सकते, लेकिन वो सबसे पावरफुल है। और ये बताता है कि गौतम अडानी और मुकेश अंबानी ऐसी शख्सियतें हैं जो भारत के मुख्य न्यायाधीश से भी ज्यादा पावरफुल है, जो भारत के मंत्रियों से, कई मंत्रियों से और मुख्यमंत्रियों से पावरफुल है। तो ये बड़ी आश्चर्य की बात होती है। ये मुझे जानना है कि इसके पहले एक पत्रिका ने सर्वे कराया था जिसका टीवी चैनल भी है, तो उसने भी कुछ इसी तरह के सर्वे बताए थे। और जैसी ऐसे सर्वे आते हैं तो जो गोदी मीडिया, कथित गोदी मीडिया के अखबार हैं, वो खबरें बनाना शुरू करते हैं कि हमारे फलाने नेताजी विश्व में नंबर 1, दुनिया में इस तरीके से नंबर 1 आ गए, सोशल मीडिया में नंबर 1। भारत के प्रधानमंत्री हमेशा नंबर 1 रहे। भारत के नागरिक होने के नाते हमारी दुआ रहेगी और हम चाहेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री दुनिया में सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित, पूजनीय, पावरफुल रहें, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन इसके पीछे अगर ये उद्देश्य हो, चापलूसी उद्देश्य हो, तो चापलूसी का क्या इलाज है? क्या कोई इलाज है? कोई टीका वीका निकला कि वैक्सीन लगा दी तो गोदी मीडिया के लोगों को वैक्सीन लगा दी जाए तो वो निष्पक्ष हो जाए? प्रकाश जी, मैं आपके इंदौर डायलॉग का बहुत प्रशंसक हूँ और लगातार देख रहा हूँ जब से शुरू हुआ है। और मुझे ये कहने में बहुत तकलीफ होती है कि जिस इंदौर से प्रभास जोशी जैसे धुरंधर पत्रकार निकले, राजेंद्र जी जैसे धुरंधर पत्रकार निकले, उस इंदौर के फोरम का इस्तेमाल करने में हमारे वरिष्ठ साथी अब कतराने लगे हैं। वो इतना असुरक्षित अपने आप को क्यों महसूस कर रहे हैं, ये समझने की जरूरत है। क्या उनका दाना पानी सरकारों के निहित हो गया है? क्या वे सरकारों के खिलाफ बोलने में अपने को इतना असुरक्षित महसूस करते हैं कि जैसे ही मंच से हटेंगे उन्हें कोई उठा कर ले जाएगा? तो ये जो डर है, ऐसे ही सर्वेक्षणों का प्रति उत्पाद है। ये सर्वेक्षणों के जरिए ये कोशिश की जा रही है कि हमने पहले मीडिया पे कब्जा कर दिया, हमने संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको तोता मैना केचुआ बना दिया, अब दिमाग बचे हैं, जनता के दिमाग पर कब्जा करने के लिए इस तरह की झूठी कसौटियां गढ़ी जा रही हैं, झूठे मानदंड स्थापित किए जा रहे हैं,
क्या मीडिया कभी ये सर्वे के इतर जाके ये बताता है कि हिंदुस्तान खुशी के मापदंड पर कितना है, चिकित्सा के मापदंड पर कितना है, और आपके शिक्षा के मापदंड पर कितना है, कुपोषण के मापदंड पर कितना है? दुनिया में हम नंबर 1 होना चाहते हैं, विश्व गुरु बनना चाहते हैं, लेकिन जितनी हमारी जो ढांचा हमने 1947 में अधिग्रहित किया था, स्वीकार किया था, उसको परे रख के हम अपनी कार्यपालिका को इग्नोर करना चाहते हैं, हम अपनी विधायिका को इग्नोर। हमारा लोकसभा का अध्यक्ष नंबर 2 क्यों नहीं हो सकता भाई? उस पर गृह मंत्री कैसे हो सकता? संसदीय मंत्री ढंग से संसद चला ले तो वो 2 नंबर क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता कि अब 5 पांडवों का पहले से लेके 5 तक आप गिन लीजिए, जिनका एक गिरोह बन गया है जो लोकतंत्र को हड़प लेना चाहता है। भाई आरएसएस का प्रमुख कैसे नंबर 3 पर आ गया? उसने ऐसा कौन सा बड़ा काम कर दिया कि देश में लोकतंत्र मजबूत हो गया, या देश में गरीबी, या देश में दूसरे जो मुद्दे हैं उनसे हमें मुक्ति मिल गई? तो ये जो पावर है, ये नकली पावर है, ये अपहरित किया हुआ पावर है, और इस पावर के खिलाफ अगर लोग खड़े नहीं होंगे और अगर इसे सच मानने लगेंगे, जैसे कि कोशिश की जा रही है विभिन्न सर्वे, आपने अभी नाम नहीं लिया, इंडिया टुडे का मैंने भी वो सर्वे देखा था, चैनल चलाते हैं, आप सब जो है नतमस्तक होकर जब खड़े हो जाएंगे सत्ता प्रतिष्ठान के खिलाफ, तो आश्रम का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? आश्रम यानी पत्रकारिता, आश्रम यानी जनता, गरीब जनता। आप जब उसका पूरा हथियार उसको निहत्था कर देंगे तो फिर तो आप जो करना चाहेंगे करेंगे। और मुझे लगता है कि ये सारी कोशिशें वो मनमानी करने की दिशा में ही हमें आगे धकेल रही हैं, सायास धकेल रही हैं, और उसमें दुर्भाग्य से देश के बड़े बड़े अखबार, देश के बड़े बड़े मीडिया संस्थान सरकार का सहयोग कर रहे हैं, परोक्ष रूप से कर रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से कर रहे हैं। इस सूची में रामचंद्र गुहा का नाम भी है 100वें नंबर पर। ये बताइए, क्या इस सूची में द कश्मीर फाइल के डायरेक्टर का नाम शामिल है, जिनको हाल ही में सुरक्षा, वायु सुरक्षा सरकार द्वारा दी गई? मैंने ये सूची अद्यतन पढ़ी थी और मुझे भी ये हैरानी हुई कि सर्वे करते समय जो विनम्र हमारे सर्वेक्षक हैं, बेचारे विवेक अग्निहोत्री को कैसे भूल गए। वो भी इस बड़ी साजिश का एक बहुत बड़ा तुरुप का पत्ता रहा है, तो कायदे से तो उसको 8वें 9वें नंबर पर होना चाहिए था। तो इससे जाहिर है कि ये सर्वेक्षण जब तैयार किया गया तब तक विवेक अग्निहोत्री की द कश्मीर फाइल खुली नहीं थी, और सत्ता प्रतिष्ठान को ये अनुमान नहीं था कि वो इस फिल्म के जरिए जो करना चाहते हैं उससे ज़्यादा प्रतिशत उन्हें हासिल हो जाएगा। तो मैं बार बार कहना चाहता हूँ और आपके इस इंदौर डायलॉग के जरिए लोगों को अनुरोध करना चाहता हूँ कि ऐसे झूठे सर्वेक्षणों से बचें, इन पर भरोसा न करें, और अपने मापदंड जो स्थापित लोकतंत्र में मापदंड है, किसको ताकतवर होना चाहिए? अदालत को ताकतवर होना चाहिए, विधायिका को ताकतवर होना चाहिए, न कि किसी स्वयंसेवी संगठन के प्रमुख को ताकतवर होना चाहिए, न कि ऐसे गृह मंत्री को ताकतवर होना चाहिए जो कि खुद विवादास्पद रहा हो। तो ये क्या इस अखबार ने इस तरह की सूची छापने पर इस बात के लिए खेद व्यक्त किया या अफसोस जाहिर किया कि जिन लोगों को नंबर 1 पावरफुल होना चाहिए, व 2 पर 3 पर होना चाहिए, उनके बजाय ये लोग उद्योग धंधे वाले लोग ज्यादा पावरफुल होगा, तो ये अच्छी बात है? कोई संपादकीय टिप्पणी दी उन्होंने? क्या उन्होंने इसके साथ विज्ञापन छापे हैं? क्या ये प्रायोजित खबर है? आप देखिए, आपने सर्वेक्षण अगर देखा हो तो इसमें एक व्यावसायिक संस्थान बहुत बड़ा, उसका नाम साथ में जुड़ा हुआ है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि इस सर्वेक्षण करने के लिए अखबार को पैसा उस संस्थान ने दिया है। अखबार की अटकी नहीं थी, अखबार की प्रसार संख्या इस सर्वेक्षण से बढ़ने वाली नहीं है, और ना अखबार की विश्वसनीयता इस सर्वेक्षण से बढ़ी है। अखबार की मजबूरी थी, आर्थिक पक्ष अपनी जगह है, लेकिन जो राजनीतिक सत्ताएं इस समय देश में हैं, चाहे वो केंद्र में हो चाहे वो प्रदेशों में हो, उनको खुश रखना, उन आकाओं को के सामने मुजरा करना, अब इन जो गोदी में बैठने को आतुर मीडिया है उसकी मजबूरी बन गई है, उसकी नियति बन गई है। अगर वो ये नहीं करेगी तो उसके अंदर इतना आत्मबल नहीं है कि वो अपने बूते सत्ता प्रतिष्ठान से टकरा पाए, और इसके लिए वो खुद जिम्मेदार है।
जनता का भरोसा उन्होंने खोया है। अब उनके पास इतना सर्कुलेशन नहीं है कि वो जनता से पैसा लेके अखबार चला ले, तो उन्हें तो घुटने टेकने ही है। लेकिन फिर भी एहतियात की ज़रूरत है, आत्मचिंतन की ज़रूरत है। छोटा अखबार हो, बड़ा अखबार हो, उसको जनता की बात करनी चाहिए, ना कि इस तरह की मनगढ़ंत कसौटियों पर खड़ा करके लोगों के कद बढ़ा देने चाहिए। लोगों के कद जैसे हैं सब जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अचल साहब। एक बात, एक चलते चलते एक सवाल है, अगर आपको सूची बनानी पड़े, ऐसी सूची बनानी पड़े कि कौन कौन से लोग इस देश में हैं जिन्होंने अपने पावर का सबसे ज्यादा मिसयूज किया है, तो आप ऐसी लिस्ट में किन लोगों के नाम आगे रखना चाहेंगे? मैं इंडियन एक्सप्रेस की इस सूची के पहले 6 नामों को अद्यतन जैसे के तैसे रख दूंगा, क्योंकि आज पिछले 1 दशक में लोकतंत्र को इन 6 लोगों ने ही सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। लोकतंत्र का स्वास्थ्य खराब किया है, जनता में अविश्वास, असुरक्षा पैदा की है, और इतना निरीह कर दिया है जनता को कि ना उसका मशीन पर, वोट की मशीन पर यकीन रह गया, ना उसका अदालत पर यकीन रह गया। अब तो वो बुलडोजर संस्कृति में प्रवेश कर गई है, और बुलडोजर आप जानते हो कितना घातक होता है। तो ऐसी असुरक्षित, आतंकित जनता को इस स्थिति में पहुंचाने के लिए वही 5-6 लोग जिम्मेदार हैं, वही पांडव हैं जो इस सर्वेक्षण में आपको सबसे ऊपर खड़े दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अचल साहब, आप हमसे जुड़े और नमस्कार, इस कार्यक्रम में आभार आपका। अपने विचार व्यक्त किए। मित्रों, इस कार्यक्रम के बारे में आप अपनी राय हमें जरूर बताइए, और अगर आप इस कार्यक्रम को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले कार्यक्रमों की सूचनाएं आपको मिलती रहे।